साथियों, मीन लग्न के किसी भी जातक या जातिका को तीन परिस्थितियों में विवाह करने के बदले अगर कुछ मिलता है तो वो मिलता है केवल अपमान। क्यों? यदि इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का कारक है, शुक्र देव यदि विराजमान हो जाएं तो एक तो उसको शारीरिक सुख मिलता नहीं, मिलता है तो उसके बिहाफ पर भी उसको अपमानित होना पड़ता है। यदि सूर्य देव यहां विराजमान हो जाएं तो सूर्य, जो कि स्वाभिमान के, आत्मसम्मान के कारक हैं, बार बार इनसे स्वाभिमान से समझौता करने को कहा जाता है। और यदि शनिदेव यहां विराजमान हो जाते हैं तो एक तो वो विवाह में अननेसेसरी डीले करते हैं, और इस डीले के बाद में जब संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, दूसरी कुछ परेशानी आती है, तो इसके बदले भी जीवन साथी से केवल अपमान मिलता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी लग्न दर लग्न, प्रत्येक लग्न के बारे में, विवाह को लेकर के, और दोनों पक्षों पर, सुखद और दुखद, इन दोनों पक्षों पर चल रही है। और जो अब इस श्रृंखला का है अंतिम पड़ाव आ चुका है, मीन लग्न की हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में जाइए और जाकर के देखिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या आ रही है तो कहां पर उसका बीज है, कहां पर उसका कारण है, और उसका समाधान क्या है, वो भी आपको जरूर करना चाहिए। तो मीन लग्न की ये जन्म पत्रिका है। मीन लग्न की ये जन्म पत्रिका क्यों है? क्योंकि इस भाव, लग्न भाव में 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है, और ज्योतिष शास्त्र में 12 नंबर जो है वो मीन राशि को दिया गया है, इसलिए ये हो गई मीन लग्न की जन्म पत्रिका। अब इस मीन लग्न की जन्म पत्रिका में विवाह का, शादी का, दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य सुख का जो भाव है उसके लॉर्ड बुध देव बनते हैं, क्योंकि इस भाव से इन सब की चर्चा की जानी है। और इस भाव में आप देख रहे हैं कि 6 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात ये कन्या राशि है। तो कन्या राशि के अधिपति हो गए बुध देव। अब साथियों, बुध की विभिन्न परिस्थितियां, हालांकि बुध देव जो है वो किशोर अवस्था के स्वामी हैं, ग्रहों के राजकुमार का उनको दर्जा प्राप्त है। जिस किसी ग्रह के साथ में वो विराजमान होते हैं, जिस किसी ग्रह की उन पर दृष्टि होती है, तो उसका प्रभाव बुध पर बहुत ज्यादा पड़ता है। दो तीन चीजें यहां पर समझने योग्य हैं साथियों। यदि बुध देव जो है वो द्वितीय भाव में विराजमान हो जाते हैं तो विवाह के पश्चात कुछ समस्याएं इस जातक या जातिका के साथ में जरूर आती हैं। ये अपने रिश्तों को बहुत सीरियसली लेते हैं, पर इनके जो जीवन साथी हैं वो रिश्ते को सीरियसली नहीं लेते। एक तमाशा, एक खिलवाड़ बना करके वो रख देते हैं। इनका स्वभाव और जीवन साथी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। शुरू शुरू में तो ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं या करती हैं, परंतु बाद में ये समस्या जो है वो भयानक रूप ले सकती है। कुटुंब से, अर्थात चाहे वो ससुराल पक्ष हो या स्वयं का मायका हो, यदि स्त्री की, कन्या की हम बात करते हैं तो विवाह के पश्चात दोनों से उनके संबंध खराब होते देखे गए हैं। साथियों, यदि यही बुध देव इस पराक्रम भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि विवाह के पश्चात अपने भाइयों से, बहनों से रिश्ते जो हैं वो खराब हो जाते हैं। आपका जो जीवन साथी है वो साहस का और पराक्रम का जो प्रदर्शन है वो केवल आपके ही सामने करता है, कहीं और वो उसका प्रदर्शन नहीं कर सकता। आपकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, आपका कोई बहुत बड़ा सपना, आपकी कोई बहुत बड़ी कल्पना, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा का भाव है, उसको तिलांजलि देना पड़ सकता है आपको विवाह के पश्चात। साथियों, यदि बुध देव इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती। खासतौर पर बहनों को विवाह के पश्चात किसी प्रकार की हार्मोनल समस्या, किसी प्रकार की त्वचागत समस्या,
किसी प्रकार की परमानेंट टेंशन देने वाली समस्या यहां पर होती है। और जो जीवन साथी है वो शत्रुवत व्यवहार करता है, वो आपको पति या पत्नी नहीं मानता, एक प्रकार से वो आपको अपना शत्रु ही मान लेता है। शायद किसी पिछले जन्म का वो आपसे बदला ले रहा है, ऐसा आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। साथियों, यदि बुध देव इस अष्टम भाव, इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाए, चूंकि ये भी त्रिक भाव है, और यदि बुध की महादशा इसको आ गई तो फिर विवाह के पश्चात, खासतौर पर बुध की महादशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट। अब ये मृत्यु तुल्य कष्ट क्या होता है? मृत्यु और तुल्य अर्थात मृत्यु के समान। भाई, समस्या ऐसी आ गई है कि व्यक्ति के मन में यह बात आती है कि ईश्वर, यदि विवाह के पश्चात ये ही दिन दिखाने थे तो इससे अच्छा मेरा विवाह ही नहीं होता। ऐसी प्रार्थना व्यक्ति ईश्वर के समक्ष जरूर करता है। ससुराल पक्ष का भी ये भाव है, तो इसको ऐसा लगता है कि जो ससुराल पक्ष है वो इनको यूज कर रहा है, इनका कहीं ना कहीं वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के सभी लोगों के लिए जो जीवन साथी है वो सात्विक होगा, शुभ होगा, शांतिपूर्ण होगा। बस जितनी भी दुश्मनी है वो केवल आपसे ही है उसकी। यदि बुधदेव इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाते हैं तो यह भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि किसी एनआरआई के द्वारा इस बहन को ठगा जा सकता है। कोई बड़े बड़े सपने दिखाए जा सकते हैं कि वहां पर किसी उच्च पद पर है, बड़ा बड़ा उसका बिजनेस कर चल रहा है, परंतु जाकर के पता लगता है कि वहां पर वो अपना जो गुजारा है वो भी बमुश्किल से कर पा रहा है। विदेश से हानि और जीवन साथी से उसको अपमान के जो घूंट है वो निरंतर मिलते रहते हैं। ये तो हो गई बुध देव की स्थितियां साथियों। अब कुछ दूसरे मारक ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो भी यहां पर प्रभावित करेंगी जीवन साथी को और दाम्पत्य जीवन को। आइए समझते हैं साथियों, इस जन्म पत्रिका में प्रथम मारक ग्रह जो है वो है शुक्र देव। यदि शुक्र देव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो शुक्र चूंकि संबंधों के कारक हैं, खासतौर पर फिजिकल रिलेशन के कारक हैं, तो शारीरिक सुख इस भाई या बहन को मिलता ही नहीं विवाह के पश्चात, यदि इसने कुंडली नहीं मिलाई है तो। भौतिक सुख जितने भी हैं, कार है, आभूषण है, बड़ा घर है, सब कुछ है, परंतु इनके लिए उन सब की कोई वैल्यू नहीं रहती। सब कुछ मौजूद होते हुए भी ये सदैव निराश ही बने रहते हैं और जीवन साथी जो है वो इनके माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सदैव लगा रहता है। यदि दूसरे यहां पर सूर्यदेव विराजमान हो जाएं तो विवाह के पश्चात निरंतर इन्हें इनका जीवन साथी और इनका ससुराल पक्ष इनके स्वाभिमान से समझौता करने के लिए उकसाता रहता है। इनके आत्मसम्मान पर निरंतर वो चोट करता ही रहता है। इसके अतिरिक्त यदि यहां पर शनिदेव विराजमान हो जाएं तो शनिदेव, पहली बात तो यहां पर इस बहन या भाई की शादी में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करते हैं। सब प्रकार से योग्य होते हुए भी विवाह जो है वो इनका होने का नाम नहीं लेता है और विवाह में इस प्रकार की जो देरी है वो कहीं ना कहीं इनको अंदर से निराश कर देती है। और फिर यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो वैवाहिक जो संबंध है वो तलाक की कगार पर आ जाता है, खासतौर पर यदि शनिदेव की दशा अंतरदशा इनको चल पड़ती है तो। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट्स के सेक्शन की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है वो है सविता मौर्य जी ने लिखा है कि मेरे लग्न में सूर्य है और पंचम भाव में शुक्र है, तो क्या संतान योग है या नहीं है। सविता मौर्य जी का ये प्रश्न है और ये आपका जो प्रश्न है वो तुला लग्न की कुंडली से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं कि इनके योग बन रहा है या नहीं। तो तुला लग्न की ये जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि लग्न में सूर्य है। तो लग्न में सूर्य है, सूर्य यहां पर नीच राशि के हो गए तुला में।
चलिए, दूसरा ये कह रहे हैं कि पंचम भाव में शुक्र देव इनके विराजमान है। तो शुक्र इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो स्वयं लग्नेश है और लग्नेश का त्रिक स्थान में जाना बहुत सुंदर योग बनाता है। सविता जी, यदि आपको जब भी शुक्र देव की महादशा या अंतरदशा आएगी, न केवल आपको संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि वो एक भाग्योदय कारक संतान भी आपकी होगी। साथियों, अगला प्रश्न प्राजक्ता गायकवाड़ जी ने लिख भेजा है कि कौन सी कुंडली दिखानी चाहिए? लग्न कुंडली, चलित कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली? प्राजक्ता जी, लग्न कुंडली ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र में। इसलिए जब भी जीवन के बड़े बड़े हम प्रश्नों के बारे में विचार करते हैं तो हमें लग्न कुंडली को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगला कमेंट अनामिका झा जी ने लिख भेजा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। हीरा और पन्ना जो स्टोन है उसकी बात की गई है। तो अनामिका जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।